हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जून 2020। यूपीएससी प्रीलिम क्विज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चंस है, यहाँ पे कुछ पासेस के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, बोमडिला पास को कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में है। सीला पास को कहा गया है कि लद्दाख में है। जोजिला पास को कहा गया है कि ये हिमाचल प्रदेश में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन पे नज़र जरूर डाल लीजिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ जानने के लिए आप स्टडी इंडिया चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा, बोमडिला जो पास है अरुणाचल प्रदेश में, ये तो राइट ऑप्शन है। सीला पास लद्दाख में नहीं है बल्कि ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला पास मैंने आपको जब हमने चाइना और जो इंडिया का जो डिस्प्यूट था उसके टाइम पे भी बताया था कि जो जोजिला पास है ये लद्दाख में है। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ओनली वन हो जाएगा। ये सीला पास एंड जो जोजिला पास है ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक बार आप मैप में भी ज़रूर देख लीजिएगा इन पासेस को, क्योंकि इंडिया चाइना एंड इंडिया नेपाल का जो क्लासेस चल रहे हैं इस टाइम पे, तो ये जो पासेस हैं जो बाउंड्री लाइन्स पे हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो इन पासेस के बारे में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर दूसरा है माउंट मेरापी के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। इसको बताना है कि आप ये कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन इस तरीके से आपके पास यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, फिलीपींस, सोलोमोन आइलैंड या इंडोनेशिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, जो माउंट मेरापी है ये हाल में न्यूज़ में था और इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में रहता ही रहता है ये। तो माउंट मेरापी जो है इसका जो आंसर होगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। देखिए, इंडोनेशिया में अभी हाल ही में जो माउंट मेरापी है वो रिसेंटली इरप्ट हुआ है ट्वाइस इन अ डे। ओके, और इसके अलावा ये बता दें, जो ये इंडोनेशिया में फ्रिक्वेंटली वॉल्केनो और अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडोनेशिया ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की साइड्स पे है। इतना आपको इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जो माउंट मेरापी है मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ओके, तीन तरीके के वॉल्केनो होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बता दूँ, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ओके, एक्टिव वॉल्केनो किसे कहा जाता है? देखिए, एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जो पिछले 10,000 सालों में किस एक टाइम जरूर इरप्ट हुआ, उसी को हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो वो होते हैं जो कि 10,000 सालों में एक बार भी इरप्ट नहीं हुए हैं। इंडिया का आपको बताना है कि इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो और एक डोरमेंट वॉल्केनो है। तो आपको इन दोनों के बारे में बताना है कि इंडिया में कौन एक एक्टिव वॉल्केनो क्या है और दूसरा आपको ये बताना है कि डोरमेंट जो वॉल्केनो है उसका क्या नाम है। तो जरूर इसको बताइएगा आप, इंपॉर्टेंट है। दोनों की जो साइट है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में। तो आपको आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में बताना है। इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि स्टैब्लिश करेगा एक कॉमन स्टैंडर्ड किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशन वेपन के लिए। ओके, जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कह रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा ऐसे टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ आर्म्स पे जो कि बाउट की जा रही है, सोल्ड की जा रही है या पोजेस की जा रही है स्टेट के द्वारा। यहाँ पे स्टेट का मतलब है किसी कंट्री के द्वारा। ओके, दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये कह रहा है कि इट डज नॉट इम्पैक्ट जो स्टेट की जो डोमेस्टिक गन कंट्रोल्स लॉ है या अदर फायर आर्म्स ओनरशिप पॉलिसीज़ है। यहाँ पे स्टेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी कंट्री के बारे में यहाँ पे स्टेट का मतलब ये है। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग है और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशनल जो वेपन है उसके लिए कॉमन स्टैंडर्ड बनाएगा कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि किसी कंट्री के द्वारा या कोई बाउट की जा रही है, सोल्ड की जा रही है, पोजेस की जा रही है कोई भी जो कन्वेंशनल वेपन है उस चीज़ को ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये डोमेस्टिक जो गन कंट्रोल लॉज है या फायर आर्म्स ओनरशिप पॉलिसीज है इस पे भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये तो सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा तो यहाँ पे सही है, बट जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी आपका सही हो जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों था आर्म्स ट्रेड ट्रीटी? देखिए, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि चाइना ने हाल ही में इसका फेवर किया है। ओके, और फेवर कर रहा है कि हम आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। और जो ये आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है वो यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान रखिएगा, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। इंडिया ने कहा है कि हमारे इंडिया में ही ऐसे लॉ हैं जो कन्वेंशनल
आर्म्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसलिए हमें इस जो ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है या आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है, इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूएसए ने भी इसको ज्वाइन नहीं करा है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, तो ज़रूर याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 के बारे में। यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहले तो ये बता दो, ड्रग्स एंड मैजिक जो रेमेडीज़ एक्ट 1954 था, ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में जो बाबा रामदेव के जो पतंजलि है, उसने यहाँ पे कोरोनिल जो कि एक दवाई बोल रहे हैं कि ये क्या करेगी, कोरोना वायरस को क्या कर देगी, किल कर देगी। ये कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड है उन लोगों को सही कर देगी। तो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे वो लोग, जिससे कि इंडिया की जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने बैन कर दिया। इसलिए ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट था 1954 का, ये न्यूज़ में था। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहले ये कहता है कि ये प्रोहिबिट करता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो क्रिएट करता है फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स। ओके, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है जो मैजिक रेमेडीज़ का, जैसे लाइक टैलिस्मैन, मंत्रा, कवचा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर, फिर ये क्या होगा, उसके लिए कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट को एक बार फिर से देख लीजिए। जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे आप मैजिक रेमेडीज़ का, जैसे कि टैलिस्मैन, मंत्रा, कवचा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जैसे कि सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, अगर ऐसा है तो आपको क्या हो सकती है, आप कॉग्निजिबल ऑफेंस कर रहे हैं। ओके, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और ये इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 है, ये प्रोवाइड करता है कि मिसलीडिंग और एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए किसी भी ड्रग का। ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फॉल्स इंप्रेशन नहीं होना चाहिए जो ट्रू कैरेक्टर है ड्रग्स का। ओके, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये प्रोहिबिट करता है एडवर्टाइजमेंट जो मैजिक रेमेडीज है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर, जैसे कि मैजिक रेमेडी इंक्लूड टैलिस्मैन, मंत्रा, कवचा, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपको पता ही है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था शुरू में, रामदेव बाबा की जो कोरोनिल आई थी, इस पर अभी हाल में बैन लग गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप यहाँ पे देखिएगा। ओहम किंगडम के बारे में आप बताया गया है। चाओलुंग सोक्पा फाउंडर थे ओहम किंगडम के, जिन्होंने रूल किया लगभग असम में 6th सेंचुरी तक, यानी कि 600 ईयर तक। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो ओहम किंगडम था उसका खुद की लैंग्वेज थी और वो खुद के रिलीजन को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो आपको यहाँ पे बताने की नॉट करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया इसलिए आपको यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। जो पहला स्टेटमेंट होगा, चाओलुंग सोक्पा, इन्होंने ओहम किंगडम को इस्टेब्लिश किया था और रूल भी करा था 6th सेंचुरी तक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये बता रहा है जो ओहम किंगडम है उसकी खुद की लैंग्वेज थी और वो खुद की जो रिलीजन थे उसको फॉलो करते थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। बट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, पर आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, राइट नाउ ये न्यूज़ में क्यों था ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास करा है। उन्होंने कहा कि जो कोलकाता बेस्ड पॉलिटिकल कमेंटेटर है, उन्होंने चाओलुंग सोक्पा पे क्या करा है, एक कमेंट करा है कि कहा है कि ये चाइनीज़ इन्वेडर थे। ओके, और जिससे कि क्या हो गया, असम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि इनको गिरफ्तार कर लो। ये इस पे कंट्रोवर्सी क्यों आई, इस चीज़ को आप समझिए। चाओलुंग सोक्पा ये बहुत ही प्रोमिनेंट है असम में, और आपको पता है ओहम किंगडम को बहुत ज़्यादा मानते हैं असम में, और इन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था और एक नींव रखी थी ग्रेट असम की, जिसे बोर असम भी कहते हैं। इसलिए इनकी जो सिग्निफिकेंस है, या ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है असम में, इसलिए ये चीज़ हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ बता दी, जो सोक्पा थे ये ब्रह्मा से आए थे अपने 9000 फॉलोवर के साथ ब्रह्मपुत्र वैली में, जहाँ इन्होंने असम में अपना ओहम किंगडम को क्या करा था, स्टार्ट किया था 13th सेंचुरी में। ओके, और इनकी खुद की लैंग्वेज होती थी और खुद के क्या होते थे, रिलीजन होता था। बट लेटर उन्होंने क्या किया कि जो असम की जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, ओके, लोकल जो भाषा थी जो असमी थी, उसको अडॉप्ट कर दिया था। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो आज का जो डिस्कशन है प्रीलिम्स क्विज का, वो यहीं पे एंड होता है। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स की जो क्विज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जो चल रही है सीरीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू।